अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज का मुकदमा उस सिस्टम पर है जिसने अवाम को शक और शुबे में मुब्तला कर दिया है। हमेशा की तरह आज का मुकदमा भी आपकी तरफ से यानी अवाम की तरफ से है। आज का हमारा मुकदमा उस इंतखाबी अमल पर उठने वाले शक और शुबे पर है जिसने अवाम को बेचैन कर दिया है। आज का मुकदमा EVM मशीनों के सिस्टम पर है, बरसरे इख्तिदार जमातों पर है और साथ ही अपोजिशन जमातों और इसके कायदीन पर भी है। हम अवाम की जानिब से हैं, इसलिए हमको किसी की कोई परवाह नहीं, हमको किसी की जानिबदारी की यकीनन ज़रूरत भी नहीं। हम सच को तलाश करना चाहते हैं, इसलिए कि आज सवाल हमारी जमहूरियत का है। मैं खुद एक आम शहरी हूं, मैं नहीं बल्कि यकीनन 125 करोड़ अवाम इससे मुराद हैं। क्या 11 मार्च को मुल्क की 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नतायज सामने आए। यकीनन नतायज गैर मुतवक्का थे। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अक्सरियत के साथ कामयाबी ने इसकी मुखालिफत करने वाली जमातों को हैरत में डाल दिया। अपोजिशन जमातों और इसके कायदीन ने इस जीत पर EVM मशीनों पर सवाल उठाए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरबराह मायावती ने बराह रास्त इल्जाम आयद किया कि EVM मशीनों से छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने इंतखाबी अमल को मशकूक और मुश्तबा करार दिया। उन्होंने अदालत से इसको रुजू करने की बात भी कर डाली। इसी तरह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में कई हलकों पर इनके नुमाइंदों को 2, 5 और 7 वोट मिले हैं। इसी तरह इन इंतखाबात में एक आजाद उम्मीदवार को तो एक भी वोट नहीं मिला, जिसका कहना था कि इसके घर वालों ने इसको वोट नहीं दिया होगा। ठीक बात है, हत्ता कि इसकी बीवी ने भी इसको वोट नहीं दिया होगा, लेकिन कम से कम इसने खुद को एक वोट दिया था। EVM मशीन ने इस वोट को भी गायब कर दिया। यकीनन ये बहुत अहम और संगीन सूरत हाल है। बात सिर्फ इन 5 रियासतों के इंतखाबात की नहीं है, हम इनसे हटकर भी बात करेंगे इस जमहूरियत पर अवामी यकीन की, जिसको मजबूत बनाए रखना खुद हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी हां, किसी भी जमहूरी मुल्क के इंतखाबात उस मुल्क की असल बुनियाद होते हैं। अगर इंतखाबी अमल ही मशकूक हो जाए तो फिर यह जमहूरियत किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। आज हमारा मुकदमा EVM मशीनों के उस सिस्टम पर है जिससे मुताल्लिक कई सवालात उठ रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतखाबी अमल के इनेकाद पर शुबहात और गैर इत्मीनानी जाहिर की जा रही है। इससे पहले के मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं, नजर डालते हैं 5 रियासतों के असम्बली नतायज सामने आने के बाद EVM मशीनों पर किस तरह से सवालात उठाए गए, किसने क्या कहा और क्या रद्द अमल दिया। इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा, परंतु उस समय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। एक तो साहस और हिम्मत के साथ मायावती जी ने जो आरोप लगाया है और जो चौकी है, वो सारे देश को इस पर ध्यान जाना चाहिए, सब लोगों के ऊपर, और वहाँ के जनता को ऊपर भी जाना चाहिए ध्यान कि EVM मतलब वोट दे रहा किसी को, अब वोट निकल रहा है किसी को। इतना अंतर, इतना जो कमिटेड वोट था मायावती का, मुलायम सिंह यादव जी का जो समीकरण है, तो ये अंतर कैसे आया? और ये अंतर आया तो ये मोक पोल हुआ कि नहीं मोक पोल हुआ वहाँ पर?
रियल पोल होने के पहले मॉक पोल होता है कि जो ईवीएम है, ईवीएम का हब है, गुजरात से प्लांट होता है, वहीं से आता है समूचा चीज, उसके सब इंजीनियर लोग, एक्सपर्ट लोग आता है और वहीं से खरीद आता है वहाँ से, तो इसकी जांच होनी चाहिए। श्रीकांत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको 0 वोट मिले हैं और वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने अपना वोट दिया था, मेरी बीवी ने वोट दिया था, मेरे घर वालों ने वोट दिया था, वो वोट कहाँ गए? चलो मान लो मेरी बीवी ने भी वोट नहीं दिया, मैंने तो अपने आप को वोट डाला था, वो वोट कहाँ गया? उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हुए, उसके अंदर बहुत सारे इस किस्म के मसले निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर। तो लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है लोगों का पूरे प्रोसेस पे और मशीनों के ऊपर विश्वास बना रहे, इसको कायम करने की। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसको यू कांट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। क्या वजह है कि जिस देश ने ये मशीन बनाई है वही देश इसे इस्तेमाल नहीं करता? जापान ने ये मशीन बनाई है और जापान में बैलेट से चुनाव होता है, यूरोप में नहीं होता, बैलेट से चुनाव होता है, अमेरिका में नहीं होता, बैलेट से चुनाव होता है। कहते हैं कि ये चुनाव मशीनों से उन्हीं जगहों पर होता है जिनसे कंपनियों को पैसा कमाना है और ये यकीन भी दिलाना है कि आप हमें पैसा दोगे तो आप सत्ता में रहोगे। ये तो जवाब चाहिए और कहीं भी अगर शुबह है तो उसका निराकरण होना चाहिए। अगर उंगली उठ गई है तो उसके नतीजे भी देखना चाहिए। क्यों आखिर दुनिया इससे गुरेज कर रही है? और विकसित देशों में भी, जर्मनी वगैरह में भी कमीशंस बैठे, इंक्वायरी सेटअप हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ये हो सकता है और हो सकता है कि बुनियाद पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो नाज़रीन, अभी आपने सुना कि ईवीएम मशीनों से मुताल्लिक़ किसने किस तरह के सवालात उठाए, उन नुकात को बयान किया जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या ईवीएम मशीनों पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है? इन एतराज़ात पर दूसरी तरफ हुकूमत और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार ईवीएम मशीनों की कारकर्दगी के जिम्मेदार और निगरान सिक्योरिटी माहिरीन शकूक व शुबहात को यकसर वो गलत करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि यह महज हारने वालों की बौखलाहट है। सर, मायावती ने अपने हार पे बोला है कि ईवीएम में गड़बड़ी पाई। देखिए, बिल्कुल गलत है। वो एक बहुत खराब लूजर हैं, चुनाव हारी हैं, अपनी नीतियों की वजह से हारी हैं और जिस मनमानी के साथ वो पार्टी चलाती थी उसकी वजह से हारी हैं। मुझे लगता है उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ऐसी बेबुनियाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में करना उसको शोभा नहीं देता। सर, मायावती ने ईवीएम टैंपरिंग के बारे में कहा है। अब मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। उनको हार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। मैं तो 40 साल इलेक्शन कमीशन में काम किया। मैंने ये देखा है कि ईवीएम्स को कोई भी टैंपर नहीं कर सकता है। यस, एलिगेशंस तो आए हुआ है, लेकिन वो तो बाद में खारिज हो चुका है। ईवीएम्स जो है ना, इतना हार भी स्वीकार ना हो और हार में भी रोए और उसके लिए किसी को दोषी दे तो उनको शोभा नहीं देता। जनता ने अपना फैसला दिया है, आप कहाँ गलत हो रही हैं उस पे वो आत्मचिंतन करें, न ही ईवीएम को करें। अब कहीं हम सकारात्मक राजनीति करेंगे, मोदी जी विकास करेंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा, ईवीएम एवरी वोट मोदी होता जाएगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो नाज़रीन, यकीनन तकरीबन 5 रियासतों में हार से 2-4 जमातें और इनके कायदीन ईवीएम और इंतखाबी अमल पर सवालात उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और बरसरे इख्तिदार जमातों के नुमाइंदे इनको मुस्तरद कर रहे हैं। यानी जीतने वाला खामोश है और हारने वाला शिकवा कर रहा है। अब माजी का जायजा लेते हैं। जो आज ईवीएम पर भरोसा करते नजर आ रहे हैं, इनका माजी में क्या मौक़िफ़ था, या फिर जो आज ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं वो माजी में ईवीएम से मुताल्लिक़ क्या अपना मौक़िफ़ रखते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा
हम कोई पागल हैं? हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। और आइए अब एक सरसरी जायजा लेते हैं कि हमारे मुल्क ने बैलेट पेपर के तरीके को क्यों तर्क किया और अमेरिका के बशमूल यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक ने ईवीएम के तरीके को क्यों छोड़ दिया। हिंदुस्तान दुनिया की एक अजीम जमहूरिया, इस अजीम जमहूरिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले, मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले, मुख्तलिफ तबक़ात पर मुश्तमिल 125 करोड़ की आबादी है। क्योंकि हमारा मुल्क अवामी जमहूरिया है और हम अपनी सरकार को अपने नुमाइंदे चुनकर बनाते हैं और यही नुमाइंदे पार्लियामेंट और असम्बलियों में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और एक बार किसी नुमाइंदे और सरकार को चुनने के बाद 5 बरसों तक वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अब यहाँ अहम सवाल बस यही है कि हमारे मुल्क में वोट डालने का तरीक़ाकार किस कदर शफाफ, इत्मीनान बख्श और मजबूत है, क्योंकि यही वो एक तरीक़ा है जिस पर सारी मुल्क की जमहूरियत का दारोमदार होता है। मौजूदा ईवीएम के जरिए वोटिंग का तरीक़ा। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम क्या है? 1989 से कबल हमारे मुल्क में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती थी। इस वोटिंग के तरीक़ाकार में लोग अपनी पसंद के नुमाइंदे और पार्टी के लिए निशान लगाते हुए इसका इंतखाब करते थे और ये हर शहरी की मर्जी बैलेट बॉक्स में महफूज हो जाती थी और नताइज के मौके पर सभी पार्टियों के निगरान कारों के सामने उन वोटों की गिनती की जाती थी। लेकिन इस तरीक़ाकार में अक्सर पोलिंग बूथ पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाना, बैलेट बॉक्सों को तब्दील कर देना, बोगस वोटिंग करवाना, हर छोटे बड़े बूथ पर धांधलियों के वाकयात पेश आते थे। ये वो मामलात थे जिनको देखते हुए 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम के तरीक़ेकार के इस्तेमाल के तरीके का उन्होंने फैसला लिया। उस वक्त कहा गया कि ईवीएम मशीनें वक्त की बचत करेंगी और ये 100% महफूज हैं। आज हिंदुस्तान में तकरीबन सभी वोटर्स ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2010 में माहिरीन ने ईवीएम मशीनों की कारकर्दगी पर अपनी बड़ी तशवीश भी जताई। इन माहिरीन में हैदराबाद के हरी के प्रताप, डॉक्टर एलेक्स हेडल्सन अमेरिका, रोप गोंगो रेजोप हॉलैंड, स्कॉटवॉल कोच एरिक वोस्टरी, रिसर्च स्कॉलर मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका, अरुण कनकीपति इंजीनियर नेट इंडिया शामिल थे और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि अगर किसी वोट माफिया को थोड़ा सा भी ईवीएम एक्सेस मिल जाए तो बड़ी तादाद में वो वोटों की तादाद में फेरबदल करते हुए नतायज को असरअंदाज कर सकते हैं। यहाँ सवाल है कि यह कैसे मुमकिन है? मोबाइल में वायरलेस के जरिए गलत डिस्प्ले दिखाते हुए, वोटों की गिनती से पहले स्ट्रांग रूम में टेप के जरिए वोटों की चोरी करते हुए। Indian election authorities have repeatedly claimed that the nation's electronic voting machines are tamper-proof. But in this video, security researchers demonstrate several ways that criminals could tamper with the machines to steal votes and change the outcome of elections. These attacks would be very difficult to detect. They are actually quite simple. Probably 1 million people in India have the necessary skills. Let's run a small election using a real EVM. When a voter arrives, poll workers press this button to allow one vote. The voter then presses the button for their candidate and the vote is cast. Let's give each candidate 3 votes. Later, the votes are read from the EVM during a public counting session. The display shows that candidate 1 wins with 7 votes, but something is wrong. That number was supposed to be 3. Somehow, 1 vote has been stolen from each of the other candidates. Now we'll open the machine and show you how we tampered with it. Indian election officials haven't let voters see inside. The EVM contains a simple computer with a processor and memory to store votes. We made the machine cheat by tampering with the hardware. We opened the machine and replaced the real display with this dishonest lookalike version, which lies about the election results. As you can see, the 2 displays look nearly identical. We built our version in a few weeks from parts costing just a few dollars.
Under the displays, we hid a small chip that replaces the real results with dishonest ones, and a Bluetooth radio that lets us wirelessly signal who should win. Criminals could install a dishonest display at any time before the votes are counted, possibly years before the election. Here's a second way criminals could cheat. They could also change votes while the machines are stored between the election and the public counting session. To prove this, we built a small vote-stealing tool. It has a dial to select the winning candidate, and it clips directly to the memory chips that store the votes in the EVM. The attacker just attaches it momentarily, and it rewrites the votes. This attack leaves no traces and makes sure our favorite candidate wins. और वो माफिया जो बैलेट पेपर्स के जरिए धांधलियां करते थे, वो डिजिटल अंदाज में अपनी वही कारस्तानियां अगर अंजाम देंगे तो क्या हाल होगा। इस रिसर्च के मुताबिक इस तरह की मशीनों में वोटिंग से कई महीनों बल्कि बरसों पहले ब्लूटूथ रेडियो या नकली माइक्रो रजिस्टर लगाना आसानी के साथ हो सकता है, जो इंतहाई खतरनाक है, जबकि इसको इंतखाबात से कुछ घंटे पहले भी लगाया जा सकता है। अगरचे बैलेट पेपर के तरीके में वक्त लगा करता था, इसी तरह धांधलियां करने वाले माफिया को भी धांधलियां करने के लिए काफी मेहनत और फिजिकल खतरात उठाने पड़ते थे। लेकिन ईवीएम मशीनों के जरिए वो माफिया जिसको डिजिटल माफिया करार दिया जाता है, इसकी धांधलियां बैलेट पेपर की धांधलियों से 100 गुना आज बढ़ी हुई हैं। यही वो खतरनाक सूरत हाल थी जिसको देखते हुए 2012 में वक्त की अपोजिशन बीजेपी के सीनियर लीडर कानूनदां सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन का सफाया दरअसल ईवीएम मशीनों की धांधलियों की वजह से है। इनका कहना था कि 2009 में अगर मशीनों का इस काम ना होता तो कांग्रेस को सिर्फ 70 नशिस्तें ही मिल पाती, लेकिन फिर हिंदुस्तानियों ने देखा कि यही ईवीएम मशीनों ने 2014 में बीजेपी को भारी अक्सरियत से लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी दिलाई। आलमी सतह पर ईवीएम मशीनों से मुताल्लिक राय क्या मिलती है? अमेरिका में डेड हैरिस नामी खातून ने वोटिंग मशीनों की धांधलियों का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद 64% अमेरिकी रियासतों में वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। जर्मनी ने इन मशीनों को गैर आईनी करार दिया, इसलिए कि आम आदमी मशीनों के तरीक़ेकार का एहतसाब के तौर पर चाहते हुए भी जायजा नहीं ले सकता, जो पेचीदा तकनीकों से गुजरता है और किसी भी तरह की धांधली का छुपे रहने का इम्कान है। आयरलैंड में इन मशीनों को मुस्तरद कर दिया गया। कहा गया कि इन मशीनों से अवामी इख्तिदार का कत्ल होता है। हिंदुस्तान, नाइजीरिया, वेनेजुला और यूक्रेन जैसे गरीब ममालिक में ही ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। कहा जाता है कि ईवीएम का इस्तेमाल दुनिया के गरीब पिछड़े हुए ममालिक में ही हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसलिए कि बाद सरमायादार ताकतें न सिर्फ इन मशीनों के जरिए अपने मुआशी मफादात हासिल करते हैं, बल्कि सियासी मकासद की भी तकमील के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। डिजिटल दौर में वोटिंग माफिया के लिए बैलेट पेपर के जरिए धांधली मुश्किल हो गई थी, लेकिन ईवीएम मशीनों की धांधली ऐसी धांधली है जिसके सबूत भी नहीं मिल पाते। यही वजह है कि आलमी सतह पर माहिरीन ईवीएम मशीनों पर भरोसा नहीं करते और तरक्की याफ्ता ममालिक ने ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल को कबूल नहीं किया। ख्याल रहे कि कागज के जरिए इंतखाबात मशीनों के जरिए होने वाले इंतखाबात से कहीं सस्ते माने जाते हैं और अब महफूज भी यही पुराना तरीक़ाकार समझा जा रहा है। अब इस बात का जायजा लेते हैं कि हिंदुस्तान में ईवीएम मशीनों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक हमारे मुल्क के माहिरीन दरअसल क्या कहते हैं। टैंपर प्रूफ इसीलिए है, इसमें जो चिप होता है उसको कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर चिप जो कहते हैं, उसको एक ही दफ़ा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको दोबारा प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता। इसलिए वो क्या है किसी को भी पता नहीं है एक्सेप्ट फॉर दी बट आई डोंट वांट टू मेंशन दोज थिंग्स आल्सो। दूसरा चीज़ ये है, इसमें जो सॉफ्टवेयर चिप जो है वो भी उसको ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। जो भी उसमें चिप में जो सॉफ्टवेयर कोड जो है, कोड किसी को भी पता नहीं है। और ये सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हुआ है 2 कंपनीज है इंडिया में है, एक तो हैदराबाद में है वो ECIL है, दूसरा जो है बेल है बेंगलुरु में है। ये दोनों जो है ना इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ दी EVMs है, इसलिए और वो इंटरनेट के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई नहीं है। इसलिए जो है ना इसमें
थ्रेट वायरस थ्रेट भी नहीं होता है और वो टैंपर भी बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल कोई बिल्कुल स्कोप इसलिए नहीं है। इतना होने के बाद ईवीएम बाहर नहीं आता है, इंटरनेट के साथ नहीं हो सकता, तो फिर टैंपर कैसे कर सकते हैं? नोबडी कैन टैंपर इट, टैंपर द ईवीएम्स। फिर भी बहुत एलिगेशंस आए हुआ है जो अभी भी आ रहे हैं, तो वो गलत बात है। और ये इलेक्शन अगर कोई भी प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव कर सकते हैं, कोर्ट में जाना पड़े, क्योंकि एक दफ़ा रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ये इलेक्शन कमीशन का पास भी पावर नहीं है वो खोल के वो रीओपन करने के लिए, वो बॉक्सेस नहीं खोल सकते हैं जब तक कोर्ट नहीं कहें। अगर कोई कंप्लेंट देंगे ये वो कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा उस पार्टी को, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। यकीनन अगरचे मुल्क की ईवीएम मशीनों से मुताल्लिक़ माहिरीन का कहना है कि इंतहाई सिक्योर्ड हैं, लेकिन कई ऐसे वाक़यात इंतखाबात और नताइज के मौके पर सामने आए जिसके बाद ईवीएम की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए, FIR भी दर्ज किए गए। ईवीएम मशीन जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर बटन दबाने के बाद आप देख, अभी मैंने दबाया नहीं है, आप देख रहे हो कि टोटल 20 वोट है। अभी मैं क्लियर बटन दबा रहा हूँ तो अभी वोट 0 हो गए, मतलब मशीन के अंदर का सब डेटा डिलीट हो गया है। अभी 7 बजे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट बटन दबाता है, उसके बाद बैलेट यूनिट पे लाइट आ गया है ग्रीन, आप देख रहे हो। अभी वोटिंग के लिए मशीन रेडी हो गई, अभी एक वोट कास्ट होएगा तो वो रिकॉर्ड होगा। तो अभी आपने आवाज भी सुना और लाइट भी देखा, एक वोट, तो उसके बाद वोट नहीं एक्सेप्ट करेगा। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगली बार वापस बैलेट बटन नहीं दबाता है कंट्रोल यूनिट पे, तब तक वोट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी हम लोग और एक बार कर रहे हैं, दूसरा वोट डाला है, तीसरा वोट डाला है, चौथा वोट डाला है, 5वां वोट डाला है। अभी हम शाम के 5 बजे क्लोज बटन पे बटन दबाया जाता है, तो उसके बाद मशीन वोट एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद रिजल्ट बटन, काउंटिंग के डेट के वक्त रिजल्ट बटन दबाया जाता है। तो आप देख रहे हो 1 नंबर को टोटल 5 वोट्स है, टोटल वोट्स भी 5 है, और 1 नंबर को 5 है, बाकी सब लोग को 0-0 है। तो ये मशीन बराबर चल रही है। लेकिन ये मशीन में अभी बाइजिंग मोड में कैसे जाने का हम आपको बताएंगे कि अभी हम वापस बताएंगे कि बाइजिंग मोड में वोट ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो इसके लिए की सीक्वेंस है। अभी आप ये मेरे हाथ में जो कागज है उसके ऊपर देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़ों का मतलब है कि अभी 4 नंबर के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपको 3, 2, 5, 1, 4 इस सीक्वेंस से वोटिंग करना पड़ेगा। मतलब वोटर आएगा, वो पहला वोटर 3 नंबर को वोटिंग करेगा, उसके बाद का वोटर 2 नंबर को वोटिंग करेगा, फिर 5 नंबर को, 1 नंबर को और 4 नंबर, ऐसे 5 वोटर लाइन से 4 बजे जाके वोटिंग करेंगे। तो उसके पहले जो वोट पड़े रहेंगे उसमें अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसमें 50% का वोट ट्रांसफर होता है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अभी हम लोग वापिस देख रहे हैं, अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूँ, क्लियर बटन दबा रहा हूँ, तो टोटल वोट 0 हो जाएंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर के उम्मीदवार को 10 वोट डालेंगे, 2, अभी हम लोग ने 10 वोट डाले हैं। अभी हम लोग को 4 नंबर के कैंडिडेट को जिताना है। तो अभी अगला वोट जो आएगा वो 3 नंबर को डाला जाएगा। तो 3 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला है, उसके बाद 2 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 5 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 1 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 4 नंबर को वोटिंग होगी। अभी हम लोग ने टोटल 15 वोट डाले हैं, जिसमें से 1 नंबर को हम लोग ने 11 वोट डाले थे, पहले 10 और बाद में 1, ऐसे 11 वोट डाले थे। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूं और उसके बाद रिजल्ट बटन दबा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं टोटल 11 वोट थे, उसमें से 4 वोट कटे हैं और अभी 4 नंबर के कैंडिडेट को हम लोग ने सिर्फ 1 ही वोट डाला था, लेकिन उसका कुल वोट 8 है। देखो टोटल वोट 15 है, मतलब वोट टैली हो रहा है, लेकिन बाकी के लोगों के भी वोट ट्रांसफर हो गए। 1 नंबर का वोट 4 ट्रांसफर हुआ है, 2 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 1 वोट नहीं आया है, 0 है।
3 नंबर को भी हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 0 आया है। इसका मतलब इन लोग का अभी मैं सबके सब भी वोट 1 नंबर के ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अगर 1 नंबर के सारे वोट ट्रांसफर होंगे तो किसी को भी डाउट आएगा तो वाद विवाद होएगा। पीठासीन अधिकारी और जो ईवीएम मशीन पर जो बंदा बैठा है वो अपने हाथ से बटन दबा रहा है। जब महिलाएं जाती है तो कहता है कि ईवीएम खराब हो गई है। अच्छा। लेकिन वो उसको ऑन ही नहीं करता है, बटन ही नहीं दबता है। जबरदस्ती वोटिंग हो रही है। जबरदस्ती वोटिंग हो रही है। वोट डलवा रहे हैं। और नाज़रीन, ईवीएम मशीनों में खास किस्म की बैटरी की तैयारी जुनूबी हिंद के तरक्की याफ्ता शहर जिसको IT हब कहा जाता है, हैदराबाद और बेंगलुरु में तैयार होती हैं। ताहम इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद ही से प्रोग्राम में फोन लाइन के जरिए शामिल हैं खलील अहमद खान, जो IT सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। हेलो खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी खलील साहब, आज हम बात कर रहे हैं ईवीएम मशीनों के हवाले से। यकीनन बहुत सारे तज्जियात सामने हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिसर्च है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन हैदराबाद IT के हवाले से एक हब माना जाता है। क्या कहेंगे आप, ये टेम्पर क्या है और क्या ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप? भाई टेम्पर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जी, ईवीएम मशीन को टेम्पर नहीं किया जा सकता है। हाँ। पहली चीज तो ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि टेम्पर इज कम्प्लीटली ये बताता है कि एक ब्लूटूथ से चिप मशीन को अटैच की जाएगी, मोबाइल से कंट्रोल किया जाएगा। बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए थे 2010 में। US साइंटिस्ट बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रूफ किया था कि टेम्पर किया गया था, बट इसका कोई ना वीडियो प्रूफ है ना ही कोई फोटो प्रूफ है। इट्स जस्ट ए आर्टिकल ऑन ए BBC नेटवर्क। अच्छा जी। अब यही बात 2010 से लेके 2017 तक खींची गई थी। जैसा ही उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस के बाद ये बात फिर से सामने आई, लेकिन ऐसा बहुत ही नामुमकिन है किया जाना जी, बिकॉज एक छोटी सी चिप अगर आप लगाकर या इंसर्ट करके आप वोट नहीं बदल सकते, बिकॉज ईवीएम मशीन इज कम्प्लीटली वन टाइम प्रोग्रामिंग। जब शुरुआत में जब ईवीएम मशीन बनती है यही प्रोग्रामिंग की जा सकती है। बीच में आप चेंजेस या उसको वायरलेसली हैक करना, क्यों वो तो मशीन है, इज जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। चले भाई कोई नेट कनेक्शन या कोई वायरलेस कनेक्शन कोई इसको लगा हुआ नहीं, तो इट्स इम्पॉसिबल टू हैक। लाइक जिस तरह से ब्लूटूथ से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, ये जो बातें हैं ये, या फिर वायरलेस अगर हम टेक्नोलॉजी कहें, तो इसका ईवीएम मशीन से दरअसल ताल्लुक क्या है? वायरलेस या फिर ब्लूटूथ के जरिए जो इस्तेमाल किए जाने की बातें की गई हैं, और वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है उसको भी जोड़ा गया है ईवीएम मशीन से। नहीं, वैसा इम्पॉसिबल है करना, बिकॉज ईवीएम मशीन एक कैलकुलेटर के जैसी है बाहर में। हाँ, बिकॉज अलग ही जैसे कि हम कैलकुलेटर में हमारे जो बटन 1 2 3 4 5 6 वैसे ही बटन है। 2 यूनिट है, एक है बायरोट और बैनोट सिस्टम कुछ बोलते हैं, जो पब्लिक यूज करती है सिर्फ अपने वोट डालने के लिए। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जो सिर्फ अंदर जो कनेक्शन है बस वही सिस्टम है और कुछ नहीं है। ना बीच में ना कोई वायरलेस कोई चीज अटैच की जा सकती है और ना ही कोई चिप अटैच की। अच्छा, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि कैलकुलेटर में जब फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कैलकुलेटर के 2 बटन के सेटिंग चेंज कर रहा हूँ मशीनी तौर पे, नॉट वायरलेसली ना ही ब्लूटूथ से, यानी फिजिकली टच करते हुए फिजिकली करेंगे आप? फिजिकली अगर 2 के बटन को मैंने 1 से अटैच किया और 1 के बटन को मैंने 2 से अटैच किया, तो जो बंदा 2 पे वोट कर रहा है वो 1 को जाएगा, जो 1 पे वोट कर रहा है वो 2 को जाएगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉनिक फिजिकली आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यू कैन डू दैट। यानी ये पॉसिबिलिटी होती है। ये तो खैर सारी सिक्योरिटी जो है चेक के बाद ही जो है बूथ तक लाए जाते हैं। जी हाँ, यही पॉसिबिलिटी के साथ WVTAT बल्कि एक सिस्टम है ईवीएम में, जिसका फुल फॉर्म होगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जी। बिकॉज हम जिसको भी वोट डालेंगे उसका पेपर आपको मिलेगा जी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड है कि आप सही देख रहे हो या वो सही है, डिपेंड ऑन द पेपर। ठीक। अच्छा खलील साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम यूरोपीय ममालिक में देखते हैं और बिलखुसूस अमेरिका में भी देखते हैं, तो सिवाय अमेरिका में 5 रियासतों के दीगर जितनी भी रियासतें हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल ईवीएम का नहीं होता, बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ बैलेट का ही इस्तेमाल होता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर आप किस तरह से दोनों को देखते हैं? क्यों उन्होंने इसको छोड़ दिया और क्यों हम इसको अपना रहे हैं?
बाखर भाई ऐसा देखेंगे तो फिर मुझे उल्टा भी देखना पड़ेगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, बहुत सारे यूरोप कंट्रीज, ये लोग ईवीएम ही यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है, लेकिन दूसरे भी ऐसे और कंट्रीज है जहाँ पे यूएस में वो लोग सिर्फ पेपर वोटिंग पे ही यकीन करते हैं, बिकॉज उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है और उनके ईवीएम मशीन कम्प्लीटली हमारे से डिफरेंट है, सुनने में आया है मुझे। लेकिन हमारे ईवीएम मशीन्स कोई दूसरी कंपनी ने बनाया है और उनके ईवीएम मशीन उन्होंने खुद ने बनाया है, वो उनको अपने खुद की मशीन से भरोसा नहीं है। उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है वो लोग खुद बोलते हैं कि भाई हमें मशीन पे भरोसा नहीं है, हम पेपर वोट करेंगे, शायद इसलिए वो लोग पेपर वोट यूज करते हैं। ठीक ठीक, तो आप क्या समझते हैं, क्या अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप ईवीएम के जरिए ज़्यादा सिक्योर वोटिंग देखते हैं या फिर जो बैलेट का जो तरीक़ाकार था वो ज़्यादा सिक्योर है? आपका एक तजुर्बा क्या कहता है? बाखर भाई बैलेट इज करेक्ट, पेपर वोट अच्छा रहेगा, यानी मशीन है और ऐसी कोई नामुमकिन चीज नहीं है अपने इंडिया में जो हैक या टेम्पर नहीं की गई हो पहले। अब आर्टिकल्स और रिसर्च तो यही बताती कि नामुमकिन है, बट फिजिकली इट कैन बी डन अगर फर्स्ट प्रोग्रामिंग के वक्त ही किया गया तो। कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर भाई इतने सारे मशीन से, इतने सारे लोकेशन से, इलेक्शन की जगह पे कौन से मशीन कहाँ जाने वाली है, कौन सी मशीन कहाँ रहने वाली है, किसी को पता नहीं होगा, ये तो सबको मालूम है। अब उसको चेंज करना, वहीं पे चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। खलील साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यकीनन मशीन से खुद से गलती कोई अगर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रॉब्लम हो तो होगी, अदरवाइज जो ह्यूमन एरर होता है वही मशीन की गलती का भी मतलब बाइस बनता है। तो क्या आप नहीं देखते कि जो ईवीएम मशीनें हैं इसमें बहुत से वक्तों पर सामने बातें आई हैं जिसके नतीजे में गलतियाँ हुई हैं इन मशीनों से, तो वो उसको आप क्या कहेंगे जो गलतियाँ होती हैं? फॉर एग्जाम्पल बाखर भाई मैं अभी बताया कि फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो टाइम पे अगर आपका एक्सेस सही नहीं रहा या कनेक्शन सही नहीं रहा, जैसे कि मैंने बनाया कि बैनोट और वैसे जो कंट्रोल यूनिट दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उन दोनों के बीच में एक प्रोसेसर होता है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अगर वो कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम रहा तो ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं उसमें। खलील साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब मशीन बनती है उस वक्त कुछ ऐसी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए मतलब जो आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो उसको कंट्रोल कर सकें, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज जो मशीन यूज करती है वो ST-ROM है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और फील्ड मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। सिर्फ एक बार रीड हो गई बस खत्म, उसको आप वन टाइम प्रोग्रामिंग के आप खुद ही कर सकते हैं, बीच में आप कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर कोई प्री प्लान हैक करना चाह रहा है तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कैलकुलेटर के एग्जाम्पल से, वही एक तरीका है करने और कुछ नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप बटन के कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपने वक्त दिया। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, मायावती और अरविंद केजरीवाल से पहले मुल्क के मारूफ दलितों के हुकूक के लिए काम करने वाले समाजी जहदकार विमेन मिश्रम ने ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल को एक इस्काम करार देते हुए वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हुए। वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने इससे पहले भी इंतखाबात के मौके पर ईवीएम घोटाले के जरिए अपनी जीत हासिल की। मुंबई में बल्दी इंतखाबात से कबल एक जलसे को मुखातब करते हुए वुमेन मिश्रम ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को खुले तौर पर चैलेंज किया और इन पर सख्त इल्जामात उन्होंने आयद किए। क्योंकि बीजेपी के लोगों को पहले से मालूम था महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। क्यों मालूम था? क्योंकि ईवीएम में घोटाला करके उन्होंने ये सारा खेल बनाया था। मेरे पास इसके सबूत है, केवल सबूत नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सबूत दिए हुए हैं और आप सुनकर हैरान हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को ईवीएम मशीन के घोटाले के विरोध में, इलेक्शन कमीशन के विरोध में ऑर्डर दिया कि 8 हफ्ते में हमें जवाब दो कि ये जो ईवीएम में घोटाला होता है उसको रोकने वाली जो मशीन है वीवीपीएटी, वो आप कब तक लगाने वाले हो? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2 जनवरी को। मैं कोई आप लोगों को काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। साथियों, तो इसके आधार पर उनको पहले से मालूम था बहुमत मिलने वाला है, बहुमत मिलेगा तो गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री होगा ही होगा। अगर हम उसको
ऊपर नहीं भेजते हैं तो उसको रोकना संभव नहीं होगा, बेचारे को ऊपर भेज दिया। ईवीएम मशीन ने अगर कोई पहली हत्या की तो मैं ऐसा मानता हूं ईवीएम मशीन की वजह से गोपीनाथ मुंडे को ऊपर भेजना पड़ा। साथियों, ये बात इसलिए भी मैं उठा रहा हूं क्योंकि मैं ये ईवीएम मशीन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, कल 20 तारीख को, आज की 21 है, 20 तारीख को भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। नुमानी साहब 20 तारीख को नया ऑर्डर इश्यू हुआ कि 403 में से 154 जगह पर वीवीपीएटी मशीन लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में यह ऑर्डर इश्यू किया और इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया, क्योंकि मैंने कहा सारे देश भर में इलेक्शन कमीशन को लोग डरते हैं, मैंने इलेक्शन कमीशन को डराया। मेरे एप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन ने 154 जगह वीवीपीएटी मशीन लगाने का एफिडेविट दाखिल किया। मैं फिर भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को कहा मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अब बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में शुरू करने वाला हूं। अभी क्या करने वाला हूं मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, वो थोड़ा सीक्रेट है, मगर बड़ी कार्रवाई करने वाला हूं और वो कार्रवाई आप लोगों को जल्दी पता चलेगी और बड़ी कार्रवाई होगी, दुनिया में मालूम हो जाएगी। साथियों, ये बात मैं खास तौर पे बॉम्बे के इस महामोर्चा में बता रहा हूं क्योंकि बॉम्बे के अंदर पता चला चुनाव होने वाले हैं। अरे यहां भी घोटाला होने वाला है, यहां भी घोटाला होने वाला है। जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन लोगों को पता नहीं है यहां भी घोटाला होने वाला है और चुनाव आयोग की मदद से होने वाला है। चुनाव आयोग में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस दायर कर ले, फिर मैं दिखाता हूं उनको। मैं एलानिया ये बात बोल रहा हूं, मेरे पास भी इसके सबूत है। जितने सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए उससे ज्यादा है मेरे पास। नाज़रीन, एक जानिब ईवीएम का मसला अदालत से रुजू किया गया है और दूसरी जानिब अवाम के हक़ रायदही के एक इंतहाई हसास और बुनियादी मसले पर मुल्क में सियासत भी जारी है। मुस्बत और अच्छी सियासत जमहूरियत को यकीनन मजबूत बनाती है, लेकिन इसके बरखिलाफ निजी मफादात हासिल करने वाली सियासत नहीं रह जाती, बल्कि वो किसी भी जमहूरी मुल्क के अवामी एतमाद को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली बन जाती है। चाहे हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, सभी को अवाम को जवाबदेह बनना होगा। इसलिए आपके दरमियान क्या निजी मफादात के लिए, इख्तिदार के लिए सियासी महाज चल रहा है या फिर वाकई अवाम को धोखा आप दे रहे हैं? कौन ईवीएम की उलझन को यकीनन दूर करेगा? अदालतें जरूर फैसला करेंगी, लेकिन इससे पहले मुल्क भर में जो एक बेचैनी की फिजा बन गई है, इसको कौन दूर करेगा? कहां किससे कमी या ज्यादती हो रही है? यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले कि हम दिल्ली से जुड़ने वाले अपने मेहमान से बात करें, 5 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात के बाद ईवीएम मशीनों को लेकर अवाम में पाए जाने वाले तजस्सुस, रद्द-ए-अमल और इनके तासुरात का एक छोटा सा जायजा लेते हैं। ये मुल्क में हिंदुस्तानी क्या कह रहे हैं। ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने के लिए लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। देश भर में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। इस आंदोलन की लहर यूपी से बाहर निकलकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है। ईवीएम के विरोध में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में बड़ा प्रदर्शन हुआ। गोंदिया जिले के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चौक पर एक विशाल जुलूस निकालकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। ईवीएम पर अब बहस तेज होती जा रही है। देश भर में लोग ईवीएम के खिलाफ गुस्से में हैं और सड़कों पर जमकर ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर से आई हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ईवीएम के खिलाफ यूपी के मेरठ में भी लोग मोर्चा खोल चुके हैं। ईवीएम के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सड़कों पर आ गए हैं और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं यूपी के गाजियाबाद में ईवीएम बैन करो के नारों के साथ लोग सड़कों पर उतरे। ईवीएम को हटाए जाने को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा सकता है।
बता दें कि हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी ईवीएम घोटाले से जुड़ी खबरें आ चुकी हैं। जो जापान बनाती है वो खुद ही नहीं चलाती है, क्यों? उन्हें उस पर भरोसा ही नहीं है। आदमी उनको सहयोग देखना चाहिए था कि इस पर पहले से उंगली उठती आ रही है, तो क्यों नहीं उस पर उंगली उठाई उन्होंने। और एक बड़ा जो रैली होगी या मार्च होगा वो मंडी हाउस से डॉक्टर अम्बेडकर भवन जो है वहां से लेता हुआ जंतर मंतर तक पहुंचेगा। ये ही बड़ा होगा, क्योंकि आपकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है और हम रोड पे आ जाएंगे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अबे और तो जनता से तो पूछ लो कहाँ जाना है, कहाँ ना। जो मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, आप भी बरसों से इंडिया में रह रहे हैं और भी बतेरे देशों में आपने सुना होगा, जो भी इलेक्ट्रिक मतलब इस चीज का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हैकर्स जो होते हैं वो किसी का भी अकाउंट हैक कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, साथ में ये बड़ी बात भी आपको समझनी चाहिए कि ईवीएम किसी ऑनलाइन से एक्सेस नहीं हो सकता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ इतना बड़ा भ्रष्ट हमारा जो ये देश है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पैसे के दम पे, आप सब लोग मानते हैं, लेकिन हम इस ईवीएम को नहीं मानते। जहाँ मोमदन इलाका वहाँ बीजेपी की एक वोट नहीं, वहाँ से बीजेपी की सीट निकलनी है, तो ये गड़बड़ नहीं है मशीनों में और क्या है? भाई साहब, मशीन को हटाओ, बैलेट पेपर में ठप्पा लगाओ। और एक बात और भी है, हमारे इंडियन बयान में एक वार्ड ऐसी है कि उसमें एक हिंदू का भी उपवास नहीं है, जिसमें हमारे वोटर कम से कम तकरीबन 2500 वोटर है, सारे मोमडन के वोटर है। उस वार्ड से इसको मोदी जी को जो है सारी वोट कैसे मिला? तो नाज़रीन, आइए ईवीएम मशीनों के तनाज़े पर कुछ सियासी पहलुओं का भी जायजा लेते हैं और सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब से बात करते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से। वाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, आज हम बात कर रहे हैं ईवीएम मशीनों के हवाले से। यकीनन आज का जो खुसूसी मुकदमा है वो इसी पर है, सिस्टम पर है और दरहकीकत अवाम की अदालत में है और अवाम की तरफ से है। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि इंतखाबात जो 5 रियासतों में हुए, इसके बाद ईवीएम मशीनों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि जो आज सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्होंने पिछले इंतखाबात में या फिर जब ईवीएम का आगाज़ हुआ इस्तेमाल का, उस वक्त उन्होंने इस सिस्टम पर एतराज़ नहीं किया और आज वो एतराज़ कर रहे हैं? अगर हम ईवीएम के बारे में बात करें और आपके सवाल को देखें कि इस पर एतराज क्यों नहीं किया था, तो ये बात यहाँ पर इसलिए सही नहीं बैठती है, क्योंकि जो आज जिनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, कल इसी पार्टी ने इस ईवीएम पर सवाल उठाए थे। जब मिस्टर अडवाणी ने सवाल उठाए थे, मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत कड़े सवाल इस पर उठाए थे और इस ईवीएम को हर बार जो है निशाना बनाया जाता रहा है और ये दुनिया का एक रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये रिलायबल प्रोडक्ट होता तो इस पर अरबों डॉलर खर्च करने के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इन जो एक विकसित कंट्री हैं, कम्प्लीटली डेवलप्ड है, वो लोग जो हैं वो किस तरीके से इसको कूड़े के भाव फेंक देते और इसको वहां से अपने सिस्टम से निकाल के बाहर कर देते। अगर ये प्रोडक्ट में कुछ कमी नहीं पाई जाती तो यकीनी तौर पर एक आपका पेपर बचाता है, आपका दूसरी जो स्पीड है उसको फास्ट कर देता है और जो काउंटिंग के वक्त झगड़े हैं उनको कम कर देता है। उसके बावजूद इन विकसित कंट्रियों ने ईवीएम को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो ईवीएम विकसित देशों के बजाय वहां से कूड़े के भाव बेचकर उनको विकासशील देश जैसे भारत और अभी इसमें जो है इंडोनेशिया, मलेशिया या पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री जो है वो आगे आ रहे हैं इसको खरीदने के लिए, और जबकि विकसित देश हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक। और अब अगर इसमें कमी नहीं होती तो पहली बात ये रिजेक्ट क्यों होता? और जिस तरह से जी मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हम जो है हर चीज़ का हिसाब और किताब रखते हैं, हम चांद पर पहुँच रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी इसी तरह से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी पर सवाल है या फिर हमको खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है? क्या आज भी करप्शन के वो साए मंडला रहे हैं, चाहे तरक्की याफ्ता मुल्क कोई भी हो? क्या आज हम अपने सिस्टम से ही जो इसको चलाते हैं इन्हीं पर हमको भरोसा नहीं रहा? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इस कदर मजबूत है, अगर इसको वाकई इस्तेमाल किया जाए तो नामुमकिन नहीं है कि अच्छी तरह से इंतखाबी अमल अंजाम दिया जाए, लेकिन क्या
आज हम अपने सिस्टम को चलाने वालों पर शक कर रहे हैं, चाहे कोई भी अगर जी अगर ये क्योंकि करप्शन तो शुरू होगा यहीं से ना, मशीन तो करप्शन करेगी नहीं। जी मैं इसी के इसका जवाब देना चाहूँगा। अगर कोई ये कहे कि डिजिटलाइजेशन के बाद या डिजिटल तकनीक को, कंप्यूटर को अपनाने के बाद करप्शन कम या खत्म हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा। क्योंकि जिन कंट्रीज में तकरीबन 95 to 96% सारे काम डिजिटल निपटाए जाते हैं, वहाँ आप उनका अगर वर्ल्ड में उनका रिकॉर्ड करप्शन का देखते हैं तो वो कोई 7वें नंबर पर है, कोई 8वें नंबर पर है, कोई 10वें नंबर पर है, टॉप 10 में शामिल है। वो कंट्री टॉप 10 मुल्कों में शामिल है, वहाँ के करप्शन में शामिल है, जहाँ का डिजिटल सिस्टम जो है वो 90% तक इम्प्रूव हुआ है। तो ये कह देना, क्योंकि ये इसको सिस्टम को कौन चलाता है, कंप्यूटर खुद तो कुछ काम नहीं करता ना, ये डिजिटल सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया जाता है और इसमें मैनिपुलेशन के ज्यादा चांसेस हैं। आप किसी कागज पर मैनुअल साइन कर उसको रख देते हैं तो वो उसमें आप तब्दीली नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो फॉरेंसिक लैब से लेके तमाम चीजों तक वो प्रूव हो जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट नकली है कि असली है। मगर डिजिटल एडिटिंग के बाद आपके पास अभी तक वो तकनीक डेवलप नहीं है जो आपको बता दे कि ये जो आपकी एडिटिंग की गई है ये ओरिजिनल है, ये इसको एडिट किया गया है। तो ये तो बिल्कुल सरासर धोखे चीजें हैं कि आप जो है डिजिटल पर, डॉक्यूमेंटेशन पर अगर विश्वास करते हैं, ये उन चालाक लोगों का, चंद लोगों का जो कैपिटलिज्म के हम नवा हैं, जो कैपिटलिज्म बड़े हिमायती हैं, उन कैपिटलिज्म यानी जो गुलामवाद को बढ़ाता है, उस गुलामवाद में दुनिया पर डिजिटलाइजेशन जो थोपने की कोशिश की जा रही है, इससे रोजगार भी कम हुए हैं। यानी वो डेवलप्ड कंट्री वो आज वो बेरोजगार आलम से जूझ रहे हैं। आज दुनिया का सबसे अपने आप को तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि पूरी तरह से तरक्की कर चुका मुल्क अमेरिका अपने आप को कहने वाला, आज उसको अपने अगर बैंकर्स की रेपो रेट पर जो है ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही है, उसकी अपनी जो इकोनॉमी है वो डबलाइज की तरफ बढ़ रही है। तो ये चीजें आप नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया कंपनी मालिकों के हाथ में आ गई है। जो आपको ईवीएम बेचते हैं, जो आपको टेक्नोलॉजी बेचते हैं, वो चंद लोगों की कंपनियां हैं और वो चंद लोग जो है वो तमाम दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं डिजिटल थ्योरी के साथ। तो डिजिटलाइजेशन से यकीनी तौर पर जो डेवलपिंग कंट्री है उनका भारी नुकसान है, जो आम जनता है उसका भारी नुकसान है। और इस डिजिटलाइजेशन ने तमाम मालिकाना अधिकार छीन कर सबको नौकर या गुलाम बना लिया है। तो मैं यहाँ पर ये हमने बात शुरू की थी ईवीएम के ताल्लुक से। ईवीएम माजी में बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि ये सिस्टम जो है सिक्योर नहीं है। और अगर आज यही चैनल कल जब भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को उठाती थी कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, तो तमाम चैनल कहते थे कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। और आज एक उद्योगपति ने तमाम हिंदुस्तान का मीडिया खरीद लिया और तमाम चैनल खड़े होकर ईवीएम दिखाते हैं, जबकि यूट्यूब पर बिल्कुल इंजीनियर साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि ईवीएम को किसी भी तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। सिर्फ मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ऐसे हालात में चैनल दलाल दे रहे हैं, जनता को कन्विंस कर रहे हैं, इस देश को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है। तो भाई साहब यहाँ पर बुनियादी बहस धोखा दे रही, बुनियादी बहस यही हो रही है। आज मशीन पर बात की जा रही है, मशीन से हटके यहाँ पर मैं जहाँ तक समझता हूँ जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है वो यकीनन निगरानकारों पर, जिस तरह से अगर मायावती ने जो एतराज़ या फिर सवाल जो उठाए हैं या फिर केजरीवाल ने उठाए हैं, क्या ये सिर्फ मशीन के हद तक है या फिर वो सिस्टम को और निगरान जो होते हैं उनके हवाले से वो सवाल उठा रहे हैं? यहाँ पर यकीनन मशीन से गलती होती है, मशीन से आगे पीछे कुछ हो सकता है, वो एक दो मशीनों की बात है, लेकिन यहाँ पर तो सारे सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है ना। देखिए, जो हमेशा से, आज से नहीं हजारों सालों से जो पार्टी हुकूमत करती है, जो सत्ता मजबूती से बैठी होती है, वो चाहे राजा हो, प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री, तमाम जाबिराना चीजें जो हैं वो सामने पहले भी आती रही हैं, अब भी आती रही हैं। आप एक डेमोक्रेटिक अगर सिस्टम की बात करते हैं, जनता के राज की बात करते हैं, तो महज ये भी एक तरह का छलावा है।
और ये इस तरह का छलावा है कि आप इस पर कब्जा करने के लिए तरीके अपने अलग तरीके से अपने डेवलप कर लिए हैं। उस वक्त भी अलग तरह से उस मैनुअल होते थे, अब आपने ऑटोमेशन पर जो है वो ताबिराना जुल्म करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। तो अब ये चीजें कहना कि इन पार्टियों का इतना मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को डिजिटल दुनिया में अब एक बड़ा रुतबा हासिल किया है और तमाम तकनीक को बाय किया है, तमाम तकनीक का इस्तेमाल किया है। और चूंकि मायावती बिल्कुल अपने एक मैनुअल सिस्टम पर, सदियों पुराने सिस्टम पर पड़ी रही, ना उसने कोई मीडिया का सहारा लिया, ना मीडिया को आज भी वो ये मानती है कि ग्राउंड लेवल पर जो उसका संगठन है, ये आज एक बहुत सीधी सी बात है कि एडवर्टीजमेंट पर दुनिया भर का झूठ बोला जाता है टेलीविजन पर, जो टेलीविजन पर दिखाया जाता है उसमें इस तरह का कोई गुण नहीं पाया जाता। इसके बावजूद अगर दुनिया उस प्रोडक्ट को खरीदती है तो ये समझ लेना चाहिए कि आज एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन के माध्यम से आप लोगों की जहनियत को किस तरह बदल सकते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी। अच्छा भाई साहब, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, 5 रियासतों में जो इंतखाबात हुए इसके नतायज गैर मुतवक्का थे, ये जो सामने आए इसके बाद जिस तरह से हम ईवीएम मशीन के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल और मायावती को देख रहे हैं, आप दीगर पार्टियों को उनका रोल किस तरह से देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर एसपी हो या फिर दीगर जमातें हों, उनका क्या रोल है? जबकि ये दो तो सामने नजर आ रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, जबकि मायावती सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हो चुकी हैं। देखिए, अगर समाजवादी सवाल उठाती है, मायावती सवाल उठाती है, आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है, तो उनके सवाल को कंसिडर करना चाहिए और इस पर वजाहत देनी चाहिए, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से भी और कोर्ट को भी, मगर जो मुझे लगता नहीं कि दी जाएगी। जहां तक कांग्रेस के सवाल ना उठाने का सवाल है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वो एक जो सरे पर्दा है वो ये है कि जब ईवीएम का इस्तेमाल कांग्रेस ने शुरू करवाया तो ईवीएम पर जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे तो कांग्रेस ने इसको कंसिडर नहीं किया। दूसरा पशे पर्दा ये है कि कांग्रेस जो है वो इस वक्त के जो इंटरनेशनल हालात हैं उसमें खुद को पीछे रखना चाहती है, क्योंकि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल दुनिया के तब्दीली के बहुत बड़े इंडिकेशन जो है वो दे रहे हैं और दुनिया पूरी तरह से अपने ध्रुवीकरण को बदल रही है। जो जहां था वो अपनी जगह बदल रहा है पूरा इंटरनेशनली। और कांग्रेस में चूंकि यकीनी तौर पर बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें सत्ताएं चलानी आती हैं, जिन्हें गवर्नेंस के मायने पता है, जिन्हें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जानकारी है, तो वो इस अपने आप को दामन बचाए रखने के लिए बैकफुट पर इस तरह से काम कर रही है जैसे कि वो मुझे लगता है कि 19 में भी आना नहीं चाहती। तो कांग्रेस की अपनी कारकर्दगी, अगर ये पार्टी यकीनी तौर पर सत्ता में आना चाहती तो अपने संगठन पर काम करती, जो कि जीरो तौर पर संगठन पे इसने कोई काम नहीं किया है। या मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने जो पिछला चुनाव था वो भी जानबूझकर हारा है और अब भी वो जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जिस तरह से चेंज हो रही है, वो कोई भी इल्जाम अपने सर लेना नहीं चाहते, ऐसा मेरा अंदेशा है। भाई साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, वो ये है कि क्या हम भी यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से बैलेट पेपर पर वो लौट आए हैं, अमेरिका में जिस तरह से बैलेट पेपर ईवीएम को छोड़ दिया गया है, क्या आज जो एतराज़ात किए गए हैं 5 रियासतों में इंतखाबात के बाद, क्या हम भी ऐसे ही कुछ होने जा रहा है या फिर हम ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल जारी रखेंगे? जी, जहाँ तक सवाल है आपके जवाब का कि इसमें ये ईवीएम यहाँ खत्म हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो मेरा कहना ये है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया है, एंटायरली रिफ्यूज कर दिया है, और इसमें इससे कबल भी जो है कोर्ट के एक आदेश थे कि मशीनों के साथ में प्रिंट जो है वो शामिल किया जाए और वो उस मशीन को अटैच किया जाए ताकि वोटर को पता चल सके कि उसने वोट कहाँ डाला है, जिसको पूरी तरह से अटैच नहीं किया गया है। तो यानी अभी जिस तरह से हुकूमत इस वक्त अपने पूरे फॉर्म में है और जिस तरह से एक एरोगेंसी के नजदीक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी नजदीक में या 2019 तक इस ईवीएम को खत्म किया जा सकेगा, जब तक कि बहुत बड़ा आंदोलन ना हो। तो यकीनी तौर पर उतनी बड़ी आवाज जो है किसी पार्टी की तरफ से या जनता की तरफ से नहीं उठी है जिसे ईवीएम को बदला जा सके या खत्म किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा,
और जब तक के एक बड़ा आंदोलन ना हो तब तक ईवीएम को खत्म ये भी हिंदुस्तान से खत्म करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और ये हमें ध्यान में जरूर रखना होगा कि ईवीएम को तमाम विकसित कंट्रियों ने जो है रिफ्यूज कर दिया है और कूड़े में फेंक दिया। लेकिन भाई साहब यहाँ पर फिर वही जो आज शक व शुबात पैदा हुए उसको किस तरह से दूर किया जाएगा ताकि अवाम में जो एतमाद है उसको बहाल किया जा सके? मैं एक एतमाद की बात, एतमाद कैसे बहाल हो पाएगा, मैं एक फॉर एग्जाम्पल ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, किसी एक सीट का उत्तर प्रदेश से आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अगर हम खलीलाबाद की सीट को पकड़ते हैं तो खलीलाबाद की सीट पर 1,50,000 मुस्लिम वोट है, 1 लाख दलित वोट है, 55,000 यादव वोट हैं और इसमें तमाम 1,35,000 तमाम अन्य वोट हैं जिसमें से ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और तमाम जो दूसरे जातियां हैं। दलित में मैंने सिर्फ ये कहा है कि हरिजन वोट है। तो इसमें से जो बाकी अपर कास्ट या लोअर कास्ट सब मिला के 1,35,000 वोट है और 1,35,000 वोट में से अगर जहां पर वोटिंग 55% हुआ है वहां 72,300 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हासिल करके जीत जाता है, जबकि तो यकीनी तौर पर आप जो है वो सिर्फ 55% में 1,35,000 में से 72,000 वोट आपको नहीं बनते हैं। तो आपके पास ये दलील आपने खड़ी कर दी है कि मुस्लिम महिलाओं ने जो है वो वोट किया है, इसलिए कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है, आरएसएस जानती है कि मुस्लिमों ने वोट नहीं किया है। उसके बावजूद ये कहना जरूरी है कि मुस्लिमों ने वोट किया है क्योंकि वोटों का जो सीटों का समीकरण है वो कहीं किसी भी एंगल से मैच नहीं करता कि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीते। और जबकि जिन सीटों पर जीत सकती थी, जहां जो पुरानी टीम के मेंबर थे, जो अडवाणी टीम के मेंबर थे, वो इस चुनाव में चुनाव हारे हैं, यानी उनकी जीत बिल्कुल मुस्तहकम थी, जिनकी जीत पक्की मानी जा रही थी उनको हरा दिया गया है। तो इससे तो यही लगता है कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने चाही वो जीती है और जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने चाही वो हारी है। तो अगर आप इसमें इतनी बड़ी, जबकि जी आवाम के अगर एतमाद बहाल करने की बात करते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप ईवीएम बंद कर दीजिए। और ईवीएम अगर आप चलाकर इसी तरह का मैनिपुलेशन करते हैं तो यकीनी तौर पे महाराष्ट्र में भी ऐसा माना यह जा रहा था तमाम माहिरीन का कि 35 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, जबकि वो सबसे बड़ी जो है बहुमत हासिल करने वाली पार्टी वहां पर रही, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सीट लेने वाली एमसीडी में भी पार्टी बनी। तो ऐसे हालात में यकीनी तौर पर जो है वो एक मैनिपुलेशन का जो शक है वो और गहरा हो जाता है। और इसकी यकीन दहानी अगर हुकूमत कराना चाहती है तो यकीनी तौर पर जो है उसे कैसे ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे डेमोक्रेसी में लोगों का हौसला बढ़े, डेमोक्रेसी में यकीन बढ़े। वरना तो ये कहा जा रहा है इंटरनेशनल पटल पर कि डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, यहाँ सवाल सिर्फ ईवीएम मशीनों का नहीं है, यहाँ अवाम के एतमाद का है, यहाँ उस जमहूरी अमल का है जिसके ज़रिए अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, चाहे बल्दी इंतखाबात हों या फिर असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात। ये अवाम के लिए वो मौका फराहम करते हैं जिसके ज़रिए वो न सिर्फ अपने पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब करते हैं बल्कि अपनी पसंद की सरकार को वो इख्तिदार यकीनन फराहम करते हैं। लेकिन अगर इस अमल को मशकूक बना दिया जाएगा तो ये ऐसी तशवीशनाक बात है जिस पर गौर करने की यकीनन ज़रूरत है। दरअसल मुकदमा अदालतों में एक ईवीएम मशीन पर नहीं है बल्कि मुकदमा उसको बनाने, इसकी निगरानी करने, इसको चलाने वालों और इसके तहफ़्फ़ुज़ात में नाकाम होने वालों पर दरअसल है। मुकदमा दरअसल अहले इख्तिदार पर है, मुकदमा उन पर है जो कभी इस ईवीएम मशीन के नताइज को कबूल करते हैं तो कभी इसकी कारकर्दगी पर वो खुद सवाल उठाते हैं। मुकदमा उस दोहरे रवैये पर है जिसकी वजाहत और हकीकत पर अवाम की अदालत में मुल्ज़िमीन को यकीनन जवाब देना होगा, या उन्हें एतराफ़ जुर्म करना होगा या फिर बेखसूरी का सबूत पेश करना होगा, इसलिए कि सच को छुपाया नहीं जा सकता और झूठ ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हो या फिर बैलेट पेपर का तरीक़ाकार, जब तक हर फर्द, हर ओहदेदार, हर अपोजिशन और कोई भी सरकार ईमानदार और करप्शन से पाक नहीं होती, तब तक वो अवाम की अदालत में ठहरे हुए रहेंगे और इन पर मुकदमा यकीनन
जारी भी रहेगा। बात सिर्फ ईवीएम मशीनों की नहीं है, मेरे, आपके, हम सब हिंदुस्तानियों के यकीनन बुनियादी हक का ये मसला है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।